हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का 5वां चैप्टर जो आपका होता है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और साथ ही में इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, तो इसलिए वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है। और यदि आप लोगों ने शुरू से लेकर के सारे लेक्चर को देखा है, तो इस चैप्टर से आपके एक भी नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका जो लास्ट लेक्चर रहने वाला है इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा के टॉपर बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्राइस 499 रहने वाला, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर आप हमारा हो जाता है 9793 94 0081। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी चाहिए होगा वो लोग वहां से मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आइए देख लेते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में लेक्चर नंबर 9, जो कि कह सकते हैं चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका रहने वाला आपका होता है लिंग सालंग लक्षण, या फिर आप बोल सकते हो लिंग सालंग वंशागति। दो चीजें यहाँ पर होती हैं। पहला क्या होता है लिंग सालंग लक्षण, या फिर लिंग सालंग वंशागति। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 और 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि लिंग सालंग लक्षण के बारे में बताइए, या फिर लिंग सालंग वंशागति क्या होती है उसके बारे में परिभाषित कीजिए। तो ये आपका 2 और 3 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि लिंग गुणसूत्र पर प्रायः लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होता है उस पर केवल लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं। लेकिन कभी कभी लिंग गुणसूत्र जो होता है उस पर लिंग लक्षण के जीन के साथ कायिक लक्षण वाले जीन भी उपस्थित हो जाते हैं। तो जो आपको यहाँ पर मान करके चलना है कि जो लिंग गुणसूत्र होता है उस पर केवल लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं, लेकिन अगर उस पर लिंग लक्षण वाले जीन के साथ में कोई अन्य कायिक लक्षण वाले जीन भी उपस्थित हो जाए तो समझो वो रोग हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि लिंग गुणसूत्र पर प्रायः लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं। कभी कभी लिंग गुणसूत्र पर लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त कायिक लक्षण वाले जीन भी उपस्थित होते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं लिंग सालंग लक्षण वाले जीन बोलते हैं। तथा इनके द्वारा व्यक्त लक्षण को हम लोग लिंग सालंग लक्षण बोलते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं लिंग सालंग जो लक्षण है इसके द्वारा जो व्यक्त होता है। जैसे कि आपको समझना ये है कि जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है इस पर, ये आपको समझना है कि जो लिंग गुणसूत्र होता है उस पर केवल लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं, लेकिन जब उस पर लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त जो कायिक लक्षण वाले जीन है वो भी उपस्थित हो जाएंगे, तो उसके द्वारा जो लक्षण व्यक्त होंगे उस लक्षण को हम लोग बोलते हैं लिंग सालंग लक्षण। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। आगे आप बताओगे तथा इन लक्षणों की संतानों में जाने को हम लोग क्या बोलते हैं लिंग सालंग वंशागति बोलते हैं। यानी कि जो लक्षण व्यक्त होते हैं उस लक्षण को हम लोग बोलते हैं लिंग सालंग लक्षण, और इनके द्वारा जो लक्षण जो होते हैं जब दूसरे संतानों में जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिंग सालंग वंशागति। दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। लिंग सालंग लक्षण क्या होता है, लिंग सालंग वंशागति क्या होती है, दोनों चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बताइए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लिंग गुणसूत्र पर प्रायः लिंग लक्षण वाले जीन होते हैं, लेकिन कभी कभी लिंग गुणसूत्र पर लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त कायिक लक्षण वाले जीन भी उपस्थित होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लिंग सालंग लक्षण वाले जीन बोलते हैं। तथा इनके द्वारा जो लक्षण व्यक्त होगा उसको हम लोग लिंग सालंग लक्षण बोलेंगे, और तथा इन लक्षणों को संतानों में जो जाने की प्रक्रिया होगी उसको हम लोग बोलेंगे लिंग सालंग वंशागति बोलेंगे। आगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपको यहाँ पर बताना है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये लिंग सालंग लक्षण जो होते हैं वो संतानों में रोग के रूप में दर्शित होते हैं। यानी कि जो लिंग सालंग लक्षण होता है वो संतान में रोग के रूप में दर्शित होता है, और यह प्रायः यक्ष लिंग गुणसूत्र पर होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। अब मानव में यदि हम लोग बात करेंगे तो मानव में लिंग सालंग वंशागति द्वारा आपके दो यहाँ पर रोग मैंने आपको बताया। पहला आपका है वर्णांधता तथा दूसरा है हीमोफीलिया। दोनों उदाहरण अच्छे हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये यहाँ से कि वर्णांधता को परिभाषित कीजिए या फिर हीमोफीलिया को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर दोनों में से कोई ना कोई एक तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि वर्णांधता क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, दोनों को समझते हैं। तो वर्णांधता जो आपका होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है,
लाल हरा अंधापन भी बोल सकते हो आप लोग, या फिर कलर ब्लाइंडनेस बोल सकते हो, या फिर वर्णांधता बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप बताओगे कि लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर न कर पाना ही आपका वर्णांधता कहलाता है। इसे हम लोग प्रोटान दोष भी बोलते हैं, और यह आपका लाल हरा अंधापन भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये आपका बहुत ही सिंपल सी परिभाषा थी, मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको बता दिया है कि लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा भेद न कर पाना वर्णांधता कहलाता है, उसे हम लोग प्रोटान दोष या फिर लाल हरा अंधापन भी बोलते हैं। अब ये आपका क्लियर हो गया है, ठीक है, वर्णांधता की परिभाषा आपको क्लियर हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी इस प्रकार से आता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में कि जब सामान्य व्यक्ति का विवाह एक वर्णांध स्त्री से कर दिया जाए तो इसके संतानों में इसकी क्या रूपरेखा होगी, ये बताइए हम लोग को यहाँ बताना है। किसी सामान्य व्यक्ति का विवाह जब हम लोग किसी वर्णांध स्त्री से कर देंगे तो उसकी संतान किस प्रकार से होंगी, उसमें किस प्रकार से रोग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति आपका सामान्य है, तो आप लोग जानते हैं मनुष्य के लिए हम लोग एक्स वाई का प्रयोग करते हैं, तो व्यक्ति आपका सामान्य है। वहीं पर जो हम लोग स्त्री की बात करेंगे तो स्त्री कैसी है, स्त्री आपकी वर्णांध है, तो इस प्रकार से आपका ये वर्णांध होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक एक्स पर हम लोग इस प्रकार से गोला बना देंगे, ठीक है, गोला बना देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो एक एक्स है इस पर वर्णांध का कह सकते हैं कि गुण है, ठीक है। ये चीज़ों को वहाँ पर समझना है कि आपको पता होगा कि जो ये होता है, ये जो लिंग सारण लक्षण जो होते हैं ये आपका केवल जो लिंग गुणसूत्र पर होता है जो एक्स पर ही केवल दर्शित होते हैं, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्त्री आपकी कैसी होगी, वर्णांध होगी, क्योंकि हमने उन्हें एक्स पर गोला बना दिया, यानी कि ये वर्णांध स्त्री है, और ये आपका क्या है, स्वस्थ मनुष्य है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कराएंगे, अब हम लोग जब इसमें संतान उत्पन्न होगी किस प्रकार से, आइए उसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार जिसमें संतान होगी सबसे पहले हम लोग एक्स का एक्स के साथ कराएंगे इस प्रकार से। तो एक्स का एक्स के साथ कराओगे तो क्या होगा आपका एक्स और एक्स इस प्रकार से, ठीक है। और फिर हम लोग एक्स को हम लोग इस वाले एक्स के साथ कराएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स और एक्स। और फिर हम लोग वाई को हम लोग एक्स के साथ कराएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स और वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, जो कि वर्णांध है, ठीक है। फिर हम लोग वाई को इस वाले एक्स के साथ कराएंगे तो आपका हो जाएगा वो एक्स वाई, इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले हम लोगों ने इस वाले एक्स को, यानी कि ये स्वस्थ एक्स है, इसका जब हम लोगों ने वर्णांध एक्स के साथ कराया तो आपका निकल कर के आया एक्स और एक्स वर्णांध, इस प्रकार से निकल कर के आया। तो एक्स एक्स जानते हो आप लोग मादा है, तो मादा है तो यहाँ पर मादा हो जाएगी, जो कैसी होगी, वर्णांध होगी, यानी कि उसमें भी ये रोग होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्स को स्वस्थ वाले एक्स के साथ कराया तो आपका हो जाएगा एक्स एक्स, ये भी आपका मादा होगा, लेकिन ये सामान्य मादा होगी, यानी कि स्वस्थ मादा होगी, इसमें कोई भी रोग नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने वाई का एक्स के साथ कराया, जो कि वर्णांध एक्स है, इसको हम लोग कराया एक्स वाई। तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, नर बनेगा, लेकिन ये कैसा होगा, वर्णांध होगा। और फिर हम लोगों ने वाई का एक्स के साथ कराया तो एक्स वाई आपका नर बनेगा, लेकिन ये स्वस्थ नर होगा। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति में रोग दे देगा और जो स्त्री होगी उसको स्वस्थ करके पूछेगा, और कभी कभी व्यक्ति सामान्य रहेगा और लड़की या जो होगी स्त्री उसके अंदर वर्णांधता रोग दे देगा। तो उस प्रकार से आपको करके दिखा देना है। जो भी ऐसे मान लीजिए लड़के में अगर दे दिया है तो लड़का का जो एक्स होगा इस पर गोला बना करके आप लोग बना देना पूरा फिगर, और यदि लड़की में दे दिया तो किसी भी एक्स पर एक गोला बना देना, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे पता चल जाएगा आपको कि लड़की या लड़का कोई भी वर्णांध है। इस प्रकार से पता आप लोग जिससे एग्जाम में लेकर के आओगे तो उसको कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को, तो इसीलिए गोला बना दोगे तो इससे क्या होगा, पता रहेगा कि इसमें कह सकते हैं कि उसका गुण है। तो इस प्रकार से वर्णांधता बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया क्या होता है, आइए समझते हैं। इसमें आप बताओगे कि यह रोग सर्वप्रथम यूरोप के महारानी विक्टोरिया को हुआ, जो एक रक्त संबंधी रोग है, यानी कि जो हीमोफीलिया रोग होता है, यह रोग सर्वप्रथम सबसे पहले यूरोप की एक महारानी थी विक्टोरिया, उनको हुआ, जो कि एक रक्त संबंधी रोग है। इसमें रोगी व्यक्ति को चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता, यानी कि जब इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया रोग जिस भी व्यक्ति को हो जाता है और यदि उसको चोट लग जाएगी तो उसका जो शरीर का खून है वो बहना बंद नहीं होगा, खून लगातार बहता चला जाएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति में रक्त का जो थक्का होता है वो बनाने वाला जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन A9 जो आपका होता है, वो प्रायः जीन उत्परिवर्तन के कारण अनुपस्थित होता है। यानी कि उसमें क्या होता है, जो रक्त का थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन होता है वो आपका होता ही नहीं है। इसी वजह से जब
हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को चोट लगती है तो उसका जो ब्लड होता है वो लगातार बहता रहता है। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है। इसे हम लोग रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रक्तस्रावण रोग भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हीमोफीलिया भी क्लियर हो गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और मनुष्य में मेंडेलिय विकार के बारे में समझ लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने समझा था लिंग सालन लक्षण या लिंग सालन वंशागति के बारे में, और फिर हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण रोगों के बारे में समझा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में मंडलीय विकार के बारे में। तो इसमें आप बताओगे कि वे विकार या रोग जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग मेंडलीय विकार बोलते हैं। क्या होता है कि ऐसे रोग जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होंगे उससे हम लोग बोलेंगे मेंडलीय विकार। उदाहरण में बता सकते हो आप लोग थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता आदि कैसे हैं आपके बोल सकते हो आप लोग मेंडेलिय विकार के उदाहरण हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है थैलीसीमिया के बारे में कि जो हीमोफीलिया है, वर्णांधता, ये जो परिभाषाएं ही ये मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया है। इसमें बचा क्या है? थैलीसीमिया बचा है। इसको आइए समझ लेते हैं। तो जो थैलीसीमिया रोग होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये समझते हैं। तो यह रक्त संबंधी दोष युक्त रोग है, यानी कि जो थैलीसीमिया रोग हो यह आपका रक्त संबंधी दोष युक्त रोग है जिसमें व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है। इसमें क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को थैलीसीमिया हो जाता है उस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है और शरीर जो होता है वो कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है। यानी कि अगर छोटे छोटे रोग होते हैं वो भी उसको अच्छे तरीके से ग्रसित कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, पर जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें आरबीसी का जीवन काल बहुत कम होता है, केवल 20 दिन का होता है। तो ये रोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। तो मनुष्य में जो मेंडलीय विकार है ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार के बारे में कि गुणसूत्रीय विकार किस प्रकार से होते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो मेरे भाइयों लोगों। और अब हम लोग यहाँ पर चैप्टर के लास्ट में एकदम पहुंच गए हैं, लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, और यहाँ इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप बताओगे परिभाषा में कि अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रायः गुणसूत्रों के परस्पर अलग न हो पाने के कारण गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कुछ कम या कुछ ज्यादा हो जाती है। क्या होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस समय गुणसूत्रों के अलग ना हो पाने के कारण गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, जिससे होने वाले संतान में यह रोग के रूप में उत्पन्न होता है। इसे हम लोग बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार या फिर सिंड्रोम बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी कि अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रायः गुणसूत्रों के परस्पर अलग न हो पाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या में कुछ कमी आएगी या फिर कुछ ज्यादा हो जाएगा, जिससे उत्पन्न होने वाले संतान में या रोग के रूप में उत्पन्न होगा, जिससे हम लोग गुणसूत्रीय विकार या फिर सिंड्रोम बोलते हैं। अब यह आपका निम्न प्रकार का हो सकता है। तो पहला रोग आपका इसमें हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा पहला रोग? डाउन सिंड्रोम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में हर साल आता है, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसमें आप बताओगे कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और हर एक जोड़ी में 2 आपके गुणसूत्र होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में होता है कि जब आपका 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होगा उसमें 2 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन जब 2 के बजाय 3 हो जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधी सूत्रता बोलते हैं। इसे हम लोग मंगोली जड़ता भी बोलते हैं। और जब यह रोग हो जाता है तो मनुष्य में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो वैसे आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य के अंदर, लेकिन जिस भी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम रोग होता है उसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। दूसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है 16 से 17 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। जिस भी व्यक्ति को ये रोग होता है उनकी 16 से 17 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि इनकी गर्दन जो होती है वो मोटी होती है, त्वचा खुरदरी होती है, जीभ मोटी होती है और इस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं जिस भी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से डाउन सिंड्रोम का जो टॉपिक था ये भी आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डाउन सिंड्रोम के बारे में तो सबसे पहले परिभाषा बताओगे और फिर ये 3 पॉइंट आप लोग लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी एक नंबर आपका नहीं कटने वाला है। तो ये पहला रोग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें दूसरे रोग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रोग आपका इसमें होता है टर्नर सिंड्रोम। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो ये चीज
आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। इसमें आप बताओगे कि जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 की जगह एक्स एक्स या एक्स वाई एक एक्स हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। पहले मैंने क्या बताया था डाउन सिंड्रोम में, इसमें गुणसूत्र ज्यादा हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र की यदि हम लोग बात करेंगे तो जो नर होता है, नर में जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है आपका एक्स वाई होता है, और जो मादा होता है इसमें लिंग गुणसूत्र आपका एक्स और एक्स होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होगा, या तो एक्स में कह सकते हैं आप लोग, या तो यहाँ से y हट जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा, यानी कि केवल एक बचेगा, तो क्या हो जाएगा, वो आपका टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। तो जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 की जगह एक्स एक्स या एक्स वाई की जगह पर केवल x हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। यह आपका एकल सूत्री अथवा या बोल सकते हो आप लोग मोनोसोमिक होती है। और इस प्रकार से आपको ये समझना है परिभाषा कि जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 की जगह केवल x हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, या आपका एकल सूत्री, या अर्थात आप बोल सकते हो मोनोसोमिक बोलते हैं। और इसके लक्षण की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वस्थ मनुष्य में 46 होते हैं, और जो आपका गुणसूत्र होता है टर्नर सिंड्रोम में जो व्यक्ति होता है इसमें जो गुणसूत्र होता है उसमें आपका 45 हो जाता है, यानी कि एक गुणसूत्र कम हो जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। आगे आप बताएंगे इसमें कि इनका जो स्तन होता है वो चपटा होता है, यानी कि जो संतान होती है इसमें जो उसका स्तन होता है वो चपटा होता है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे इसमें कि अंडाशय अनुपस्थित हो, यानी कि इसमें अंडाशय नहीं पाया जाता है। और चौथा पॉइंट आपका इसमें होता है कि मासिक धर्म नहीं होता है, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है प्राय महिलाओं में होता है, और इसमें क्या होता है कि इनका स्तन चपटा रहेगा, अंडाशय नहीं रहेगा, मासिक धर्म नहीं होगा, यानी कि वो मां नहीं बन सकती हैं। तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं जिस भी व्यक्ति को टर्नर सिंड्रोम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वाला जो रोग था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक के ऊपर जो कि आपका होता है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। इस टॉपिक को पढ़ लो, ये चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है इसको बारे में भी आइए समझ लेते हैं हम लोग क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो इसमें आप बताओगे कि जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। जैसा कि टर्नर सिंड्रोम में हो रहा था कि इसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र केवल एक्स बच रहा था, एक्स वाई या फिर एक्स एक्स की जगह पर केवल एक्स बच रहा था, तो ये आपका हो जा रहा था टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा था कि जो लिंग गुणसूत्र था वो कम हो जा रहा था। लेकिन क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में इसका एकदम अपोजिट होता है कि जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लड़के में आपका होता है एक्स वाई, तो उसकी जगह पर एक्स एक्स वाई हो जाए या फिर एक्स 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 वाई हो जाए तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, जिस भी व्यक्ति को क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम होता है उसमें शुक्राणु नहीं बनते हैं और ये नर आपके नपुंसक होते हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। जितने भी इसमें रोग मैंने बताए हैं ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो इसीलिए आप लोग किसी भी टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा यदि आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा इसको करना चाहते हैं। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।